देखिए, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में सेकंड लेक्चर में आज देखेंगे सेल रिप्रेजेंटेशन के बारे में और वर्क डन यानी कि डेल्टा जी कैसे वेरी करेगी और डेल्टा ई कैसे वेरी करेगी। तो ट्वेल्थ क्लास की फिजिकल केमिस्ट्री इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आज सेकंड लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं और इसमें देखेंगे सेल रिप्रेजेंटेशन और गिब्स फ्री एनर्जी कैसे वेरी करती है या वर्क डन क्या होता है किसी भी सेल में। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हम पढ़ रहे थे यानी कि गैल्वेनिक सेल, और गैल्वेनिक सेल को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। गैल्वेनिक सेल किससे मिलके बन रहा था? दो हाफ सेल से, एनोडिक हाफ सेल और कैथोडिक हाफ सेल। एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन हो रहा था और कैथोड पे हमेशा क्या हो रहा था? रिडक्शन। एक और बात ध्यान रखें, जो एनोडिक इलेक्ट्रोलाइट्स था और कैथोडिक जो इलेक्ट्रोलाइट्स था उनका आपस में कनेक्शन हुआ था किसके थ्रू? सॉल्ट ब्रिज के थ्रू। तो ध्यान रखिए सॉल्ट ब्रिज क्या होगा? सॉल्ट ब्रिज का कनेक्शन जो होता है वो किससे होता है? एक्वस सॉल्यूशन में। ठीक, चलिए। तो सेल रिप्रेजेंटेशन, किसी भी सेल को रिप्रेजेंट करने के लिए तीन पार्ट इसके होंगे, ए बी सी। बी पार्ट में क्या है? ये होगी सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज के लेफ्ट में होगा एनोडिक सेल और राइट साइड में होगा कैथोडिक सेल। क्लियर? तो ये जो डबल पैरेलल लाइन है ये रिप्रेजेंट कर रही है सॉल्ट ब्रिज को, और इसके लेफ्ट साइड में होगा एनोड और राइट साइड में क्या होगा? कैथोड। एनोड पे क्या होगा? एनोडिक एनोडिक हाफ रिएक्शन, और कैथोड में राइट साइड में क्या होगा? कैथोडिक हाफ रिएक्शन। एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा, कैथोड पे रिडक्शन होगा। कैसे आप लिखेंगे इसे? एनोडिक इलेक्ट्रोड और ऑब्लिक एनोडिक एनोडिक इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट मतलब लिक्विड जो एक्वस है, ठीक है। और ये क्या हो गया? उसका इलेक्ट्रोड। तो ये तो हो गई मेटल रोड, और मेटल रोड किस सॉल्यूशन में मर्ज है? वो हो गया इस सॉल्यूशन। दोनों का फेस चेंज हुआ है। तो ये जो ऑब्लिक है ये किसको बताता है? फेस चेंज को। ये सॉलिड है और ये एक्वस है, तो दोनों की स्टेट क्या हुई है? चेंज हुई है। एक सॉलिड है और एक लिक्विड है, तो दोनों के में फेस चेंज हुआ है। तो फेस, ये जो ऑब्लिक है ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? फेस चेंज को। तो ये हो गया एनोडिक हाफ सेल। और एनोडिक हाफ सेल में क्या होगा? पहले आप क्या लिखेंगे? एनोड इलेक्ट्रोड, और फिर ऑब्लिक करके क्या लिखेंगे? एनोड इलेक्ट्रोलाइट। और साथ में क्या लिखोगी? एनोडिक कंसंट्रेशन, इस एनोडिक इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन। ठीक है, जो एनोडिक सॉल्यूशन है उसकी कंसंट्रेशन। सॉल्ट ब्रिज इनको सेपरेट करेगी, किसको? एनोडिक हाफ सेल रिएक्शन को और कैथोडिक हाफ सेल को। तो ये कैथोडिक हाफ सेल में भी क्या होगा? अगर हम बात करें तो कैथोडिक इलेक्ट्रोड और साथ में ये कैथोडिक इलेक्ट्रोलाइट। ठीक, और साथ में कैथोडिक इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन होगी C2, या कह सकते हैं कंसंट्रेशन ऑफ कैथोडिक सॉल्यूशन, और ये कंसंट्रेशन ऑफ एनोडिक सॉल्यूशन। ध्यान रहे इस सॉल्ट ब्रिज के लेफ्ट राइट में इसके साथ में जो कनेक्शन है वो कनेक्शन किसका होना है? एक्वस का, क्योंकि सॉल्ट ब्रिज किस में जाके मर्ज होती थी? इलेक्ट्रोलाइट में, या कह सकते हैं लिक्विड में। तो सॉल्ट ब्रिज के लेफ्ट राइट में ध्यान रखिए क्या लिखना है? क्या लिखना है? एक्वस। एक्वस फेस में जो भी सब्सटेंस है वही सॉल्ट ब्रिज के लेफ्ट राइट में लिखे जाएंगे। तो ये क्या हुआ? ऑक्सीडेशन। इसमें का क्या होगा? ऑक्सीडेशन, और उसमें क्या हो रहा है? रिडक्शन। ठीक है। तो अगर आपको ऐसे भी रिडक्शन लिखना पड़े, मान लीजिए आपको इधर एक्वस लिखने से और उधर सॉल्ट लिखने से रिडक्शन ऑक्सीडेशन आ रहा है, तो कोई बात नहीं, आप क्या है लिखेंगे यहाँ पे? एक्वस ही। सॉल्ट ब्रिज के लेफ्ट राइट में एक्वस आने चाहिए। चलिए, समझ में आ गई बात? तो जी इसलिए सेल रिप्रेजेंटेशन हो गई। इसमें लेफ्ट साइड में क्या है? एनोडिक हाफ सेल, और राइट साइड में क्या है? कैथोडिक हाफ सेल। और उसके पहले इलेक्ट्रोड रखे जाएंगे, फिर साथ में उसका इलेक्ट्रोलाइट, फिर सॉल्ट ब्रिज, फिर कैथोडिक का इलेक्ट्रोलाइट, और फिर साथ में कैथोड का इलेक्ट्रोड। तो जो इलेक्ट्रोड है वो दोनों अपोजिट साइड में होंगे, और जो सॉल्ट ब्रिज के साथ में कौन होंगे? इलेक्ट्रोलाइट। चलिए, अगर हम सेल रिएक्शन देखें तो सेल रिएक्शन कैसे होगी? एनोडिक, तो एक एनोडिक हाफ सेल, एनोडिक हाफ सेल रिएक्शन। तो एनोड पे क्या होगा? ऑक्सीडेशन। एनोड पे कौन ले रहे हैं हम? ये M। तो एनोडिक हाफ सेल में क्या होगा? तो इस पे क्या होगा? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन होगा तो M सॉलिड से क्या बन जाएगा? M एक्वस। और इसने क्या करोगे? इलेक्ट्रॉन रिलीज करोगे। मान लीजिए कितने इलेक्ट्रॉन रिलीज करे? देखिए, अगर ये एक एटम है, एक एक एलिमेंट, एक एटम है, तो इससे क्या होंगे? X इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए। और अगर ये एक मोल एटम है तो इससे कितने मोल इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे? X मोल इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे। तो इसका क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। M सॉलिड से क्या बन गया? M प्लस एक्स एक्वस सॉल्यूशन। और इसने क्या करेंगे? X इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? रिलीज। अगर ध्यान दीजिए, मैं एक बार फिर बता रहा हूं, अगर ये 1 एटम है तो ये X इलेक्ट्रॉन होंगे, और अगर ये 1 मोल है तो ये क्या होंगे? X मोल इलेक्ट्रॉन। तो ये आप किस में लेके चलेंगे? मोल में लेके चलेंगे। ठीक है, चलिए। कैथोड पे कैथोडिक हाफ रिएक्शन, तो ये क्या होगी? कैथोडिक हाफ सेल रिएक्शन। कैथोड पे क्या होगा? रिडक्शन होगा, तो रिडक्शन लिख देंगे। कैथोड पे क्या था? ये N दे रखा है। ठीक है। एनोड पे क्या लिया था हमने? M, और कैथोड पे ले रहे हैं N। ठीक है, क्या है ये? N। चलिए, तो इसमें क्या होगा?
इसमें रिडक्शन होगा तो n प्लस वाई से क्या हो गया, n हो गया, और साथ में क्या होंगे, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन ऐड हुए होंगे, इसमें यहाँ पे y इलेक्ट्रॉन, y मोल इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, ऐड होंगे। अब दोनों ये एनोडिक हाफ रिएक्शन हो गई, ये कैथोडिक हाफ रिएक्शन हो गई, दोनों को ऐड करेंगे, दोनों को ऐड करके क्या बनाएंगे, कंप्लीट सेल इक्वेशन। मगर ध्यान रखें इलेक्ट्रॉन, इन दोनों इक्वेशन को ऐड करते समय इलेक्ट्रॉन्स क्या होने चाहिए, बैलेंस। यहाँ पे क्या है, x इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे क्या है, y इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे y से और इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे x के। तो इस पूरी इक्वेशन की मल्टीप्लाई y से हो जाएगी, इस पूरी इक्वेशन की मल्टीप्लाई x से हो जाएगी, तो यहाँ भी इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, एक्स वाई इलेक्ट्रॉन, और यहाँ भी क्या हो जाएंगे, एक्स वाई इलेक्ट्रॉन, और वो आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो देखिए क्या इक्वेशन बनेगी, जब y की इसकी मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ होगा वाई एम सॉलिड प्लस क्या होगा, एक्स एन एक्वस, इससे क्या बना होगा, वाई एम एक्स, वाई एम प्लस एक्स एक्वस, और इससे क्या बना होगा साथ में ये एक्स एन सॉलिड। ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए होंगे, वेरी। अब इस पूरी इक्वेशन में हम क्या कहेंगे, कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे, अगर हम कितने मोल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे, तो इस वाली इक्वेशन में कितने मोल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे थे, एक्स मोल इलेक्ट्रॉन्स, और इस वाली इक्वेशन में कितने वाई मोल इलेक्ट्रॉन। मगर ओवरऑल रिएक्शन में अगर हम देखेंगे तो एक्स इंटू वाई, तो पूरी ओवरऑल रिएक्शन में क्या होंगे, एक्स इंटू वाई, क्योंकि जब वाई की मल्टीप्लाई हो गई होगी तो इसमें भी कितने हो गए होंगे, एक्स वाई, और इसमें भी कितने हो गए होंगे, एक्स वाई। तो जो एन की वैल्यू है, मतलब नंबर ऑफ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो वो क्या होंगे, ना तो एक्स होंगे ना वाई होंगे, क्या होंगे, एक्स इंटू वाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे। चलिए स्टैंडर्ड कंडीशन क्या है, स्टैंडर्ड कंडीशन मतलब वो कंडीशन जिस पे क्या हो जाए, सेल का एग्जैक्ट ईएमएफ इक्वल हो जाए स्टैंडर्ड ईएमएफ के, सेल का एग्जैक्ट ईएमएफ इक्वल हो जाए सेल के स्टैंडर्ड ईएमएफ के, तो उसे बोलते हैं स्टैंडर्ड कंडीशन। तो स्टैंडर्ड कंडीशन किसी भी सेल का एग्जैक्ट ईएमएफ स्टैंडर्ड ईएमएफ के इक्वल कब आएगा, जब एनोडिक और कैथोडिक, एक एनोडिक और एक कैथोडिक, एनोडिक और कैथोडिक कंसंट्रेशन इक्वल हो, और इक्वल भी कितनी हो, 1 मोलर। इतने से काम नहीं चलेगा कि इक्वल इक्वल हो जाए, इक्वल इक्वल से काम नहीं, इक्वल भी हो और साथ में कैसी हो, दोनों 1 मोलर। तो अगर एनोडिक और कैथोडिक कंसिडरेशन की, एनोडिक और कैथोडिक सॉल्यूशन की, या कह सकते हैं इलेक्ट्रोलाइट की कंसिडरेशन अगर दोनों की 1 मोलर हो गई, तो उस केस में सेल कैसे काम करेगा, स्टैंडर्ड सेल की तरह काम करेगा, और उस केस में सेल का जो एग्जैक्ट ईएमएफ है वो स्टैंडर्ड ईएमएफ को बिलोंग्स करेगा। नेक्स्ट देखिए, ये कह रहा है फाइंड द स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल ऑफ फॉलोइंग डैनियल सेल एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। हमें क्या दिया है, ये एक सेल रिप्रेजेंटेशन दे दी, इस सेल का स्टैंडर्ड ईएमएफ पूछ रहा है। ठीक है, सेल का स्टैंडर्ड ईएमएफ बताइएगा, और ये सेल रिप्रेजेंटेशन दे रखी है, ये सेल रिप्रेजेंटेशन दे रखी है, और इन सेल के जो इलेक्ट्रोड हैं उन इनका इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल दे रखा है, गिवन कर रखा है, ई नोट दे रखा है Cu+2 से Cu कितना 0.34, और ई नोट दे रखा है Zn से Zn+2। ये क्या दे रखे हैं, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कॉपर का, और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसका, जिंक का। ठीक, और ये सेल रिप्रेजेंटेशन दे रखी है, तो कह रहा है इस सेल का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमें बताना है। क्लियर जी, अब समझिए, बिल्कुल हम बता देंगे। तो पहले हमें ये पता होना चाहिए कि कौन, ये सेल रिप्रेजेंटेशन इसने दे दी, तो मैं सेल का जब ई नोट सेल निकालूंगा तो ई नोट सेल कैसे निकलेगा, ई नोट सेल निकलेगा कैथोड का स्टैंडर्ड ईएमएफ माइनस एनोड का, मगर कौन से, रिडक्शन वाले। क्लियर, ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड, कौन सा, रिडक्शन वाला, ये भी रिडक्शन पोटेंशियल, ये भी। तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड, उससे क्या निकलेगा, ई नोट सेल। चलिए इस फॉर्मूले से हम भी वैल्यू निकाल लेंगे जो वैल्यू हमसे पूछ रहा है, मगर पहले ये पता चलना चाहिए कि कौन कैथोड है कौन एनोड है। जब उसने सेल रिप्रेजेंटेशन दे दिया तो फिर टेंशन वाली बात नहीं है, सॉल्ट ब्रिज के लेफ्ट साइड में होगा एनोड और राइट साइड में क्या होगा, कैथोड। तो ये तो क्या हुआ, एनोड। तो एनोड पे तो कौन हुआ, जिंक, और कैथोड पे कौन हुआ, कॉपर। क्लियर हो गई बात। चलिए एनोड कैथोड का पता चल गया, तो अब मुझे इनके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल चाहिए, वो मुझे दे रखे हैं, मगर मुझे कौन से लेने हैं, रिडक्शन पोटेंशियल के। तो चेक कर लो ये दोनों वैल्यू रिडक्शन में है कि नहीं। ये क्या है, Cu+2 से Cu, तो ये ऑक्सीडेशन नंबर +2 से किस में जा रहा है, 0 में, तो ये क्या हो रहा है, रिडक्शन। तो ये तो ओके है, ये तो रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है किसका, कॉपर का। यहाँ देखें Zn से Zn+2, तो ये ऑक्सीडेशन नंबर 0 से किस में जा रही, +2 में, तो ये ऑक्सीडेशन है, और ऑक्सीडेशन है तो इसे रिडक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और रिडक्शन में कन्वर्ट करोगे तो साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। बस ये प्लस की जगह क्या हो जाएगा, माइनस का, और जैसे से माइनस का करेंगे तो ये Zn+2 से Zn का हो जाएगा। क्लियर होगी बात। चलिए तो ई नोट सेल मुझे निकालना है, तो रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड, मतलब कैथोड माइनस एनोड करूंगा, कौन सा, रिडक्शन पोटेंशियल वाला। कैथोड पे कौन है, कॉपर, यहां से पता चल गया। तो कैथोड पे कौन है, कॉपर, तो कॉपर आ गया, तो कॉपर का रख दीजिए वैल्यू रिडक्शन वाली। तो कैथोड पे तो है कॉपर, और एनोड पे कौन है, जिंक। कैथोड का रिडक्शन वाला और एनोड का भी रिडक्शन वाला।
ये कैथोड का रिडक्शन वाला मुझे दे रखा कितना 0.34। ये क्या है, रिडक्शन वाला मुझे चाहिए, दे क्या रखा ऑक्सीडेशन वाला, तो साइन क्या कर दूंगा चेंज, तो प्लस की जगह क्या ले लूंगा यहाँ -0.75। ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, तो बस ऐड हो जाएगा कितना 1.1 वोल्ट। देखिए ये प्रॉब्लम है, इस टाइप की प्रॉब्लम बहुत बार एग्जामों में पूछी जाती रहती है और ये सदाबहार प्रॉब्लम है, आती रहती है एग्जामों में, ठीक है। तो इसका जरा ढंग से एक तरीका सीख लीजिए। क्या प्रॉब्लम है पहले तो वो समझे। विच पेयर ऑफ द फॉलोइंग हाफ सेल विल गिव मैक्सिमम स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। ये हमें कुछ इलेक्ट्रोड दे रखे हैं और उनके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दे रखे हैं। मुझे 4 इलेक्ट्रोड दे रखे हैं और उनके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी दे रखे हैं, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। वो कह रहा है इन 4 इलेक्ट्रोड में से कौन से 2 इलेक्ट्रोड को लेके सेल बनाऊं जिससे स्टैंडर्ड ईएमएफ जो आए सेल का वो मैक्सिमम आए। बात समझ गए। मुझे क्या दे रखे हैं 4 इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दे रखे हैं, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। वो कह रहा है इनमें से इन 4 इलेक्ट्रोड में से कौन से 2 इलेक्ट्रोड मिलके लेके मैं क्या बनाऊं, एक सेल बनाऊं जिससे स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल क्या आए, मैक्सिमम आए। तो देखिए सबसे पहला तरीका, बहुत आसान सा तरीका मैं इसका बताता हूं। आप इनको सबको रिडक्शन में ले जाइए, सबको रिडक्शन में ले जाओ या ऑक्सीडेशन में ले जाओ। तो मैंने आपको बताया रिडक्शन में आप आदत डाल लीजिए, सबको रिडक्शन में ले जाइए, चेक कर लीजिए जौन सा रिडक्शन में है ठीक, और जिसका रिडक्शन में नहीं है उसको हम चेंज कर लेंगे। तो ये क्या है, ये a +2 से 0 में गया, +2 से 0 में जा रहा है तो रिडक्शन है। चलिए तो ओके है। ये देखिए 0 से किस में जा रहा है, +2 में, 0 से +2 में जा रहा है तो ये क्या है, ऑक्सीडेशन है, तो इसको चेंज करना पड़ेगा। तो प्लस की जगह क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो ये तो रिडक्शन में था, रिडक्शन में रखा। ये क्या था, ऑक्सीडेशन में था, इसको रिडक्शन में कन्वर्ट कर लिया, तो साइन क्या कर देंगे, चेंज। अब बात करिए सी, ये +2 से 0 में जा रहा है तो ये रिडक्शन है तो बिल्कुल ओके वैल्यू, तो वैसे का वैसे ही रख लीजिए 0.2। अब ये क्या है, 0 से किस में जा रहा है, +2 में, तो ये ऑक्सीडेशन है तो इसका साइन चेंज करिए, माइनस का था तो क्या कर लेंगे, प्लस का। अब हमने क्या कर लिया, चारों को रिडक्शन में कर दिया। अब चारों के चारों इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सेम पोलैरिटी में आ गए। जब ये सेम पोलैरिटी में आए तो अब ऐसे 2 इलेक्ट्रोड पकड़ने हैं जिनका पोटेंशियल एक का लोअर हो और एक का हायर हो। तो ऐसे 2 इलेक्ट्रोड लीजिएगा जिसका पोटेंशियल एक तो हायर पोटेंशियल वाला और एक लोअर पोटेंशियल वाला, दोनों को जोड़ के एक सेल बनाओगे तो उससे जो ईएमएफ मिलेगा वो मैक्सिमम वैल्यू का होगा। तो एक हाईएस्ट वाला और एक लोवेस्ट वाला। देखिए इनमें सबसे ज्यादा हाईएस्ट कौन है, सबसे ज्यादा हाईएस्ट तो ये तो माइनस में है तो ये तो छोटे होंगे, ये प्लस में तो ये बड़े होंगे। इन दोनों में से बड़ा कौन है, 0.8। तो सबसे पहले तो एक तो सबसे हाईएस्ट तो कौन हो गया, हाईएस्ट तो हो गया 4। लोवेस्ट की बात करो तो लोवेस्ट प्लस वालों से लोवेस्ट कौन होंगे, माइनस वाले। इन माइनस में भी लोवेस्ट कौन होगा, जिसकी माइनस में वैल्यू बड़ी है, जिसकी माइनस में बड़ी तो वो सबसे लोवेस्ट होगा। तो सबसे लोवेस्ट कौन हो गया, फर्स्ट। तो फर्स्ट और फोर्थ यानी कि ए और डी को कंबाइन करके अगर आप सेल बनाएंगे तो उसका जो ईएमएफ मिलेगा वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा। उसका जो स्टैंडर्ड ईएमएफ है वो क्या आएगा, मैक्सिमम। क्लियर होगी बात। तो कंबाइन किसके कॉम्बिनेशन से, तो फर्स्ट और फोर्थ के कॉम्बिनेशन से जो सेल बनेगा उस सेल का स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल क्या होगा, मैक्सिमम। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखें। तो बात समझ में आ गई। इसमें सबसे पहले काम क्या है कि आपको सबको रिडक्शन नेचर में ले आइएगा, और रिडक्शन नेचर में लाने के बाद जो हाईएस्ट और लोवेस्ट जो वैल्यू इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की है उन दोनों इलेक्ट्रोड को जोड़ के जो सेल बनेगा वो मैक्सिमम वैल्यू रिलीज करेगा किसकी, स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल की। चलिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अगर अच्छा पूछ ले कितनी होगी तो जोड़ दोगे। ये क्या होगा, जिसकी अगर हम बात करें इसका मैक्सिमम होगा कितना तो वो जोड़ देंगे। चलिए इसी क्वेश्चन में समझ रहे हैं कैसे जोड़ेंगे। देखिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ 2 हाफ सेल आर इतना और इतने। मुझे क्या कर रखा है, ये कह रहा है कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है 2 हाफ सेल के। एक तो है एल्युमिनियम का हाफ सेल, एल्युमिनियम इलेक्ट्रोड है, इसका ईएमएफ दे रखा है ये 1.66। ये किस में दे रखा, ऑक्सीडेशन में दे रखा, तो मैं रिडक्शन में कन्वर्ट कर लूंगा साइन चेंज करके। एंड एक दूसरा दे रखा है आयरन का, वो किस में दे रखा, रिडक्शन में दे रखा है। देखिए Fe+2 से 0 में स्टैंडर्ड, तो रिडक्शन में दे रखा तो बस कोई बात नहीं, बिल्कुल ठीक है। चलिए ये कह रहा है 2 मुझे हाफ सेल दे रखे हैं, कह रहा है विद द हेल्प ऑफ दीज 2 इलेक्ट्रोड, इन 2 इलेक्ट्रोडों की हेल्प से फॉर्म ए गैल्वेनिक सेल एंड फाइंड द स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ द सेल। तो इन 2 इलेक्ट्रोड की हेल्प से एक गैल्वेनिक सेल बनाओ और उस गैल्वेनिक सेल का स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल बताइए। एंड आल्सो राइट द सेल रिएक्शन, और सेल रिएक्शन भी लिखिए। तो देखिए मेरे पास 2 इलेक्ट्रोड थे, एक तो एल्युमिनियम का और एक किसका था, आयरन का। एल्युमिनियम का मुझे दे रखा था उसने, वो दे रखा था मुझे ऑक्सीडेशन में, तो मैं इसको रिडक्शन में कन्वर्ट कर लूंगा। तो रिडक्शन Al से Al+3 दे रखा था तो मैं उल्टा करूंगा Al+3 से Al।
एल प्लस 3 से एल तो मैंने रिडक्शन में ले लिया, और रिडक्शन में ले लूंगा तो साइन रिवर्स क्या हो जाएगा, साइन क्या हो जाएगा, चेंज। तो वहाँ प्लस का था या माइनस का हो गया। अब दूसरा क्या कर दिया, एफ ई मुझे दे रखा था, एफ ई प्लस 2 से एफ ई का दे रखा था ई नोट, और वो रिडक्शन में है ऑलरेडी, तो बस वैसे का वैसे ही रख देंगे। अब वो कह रहा है कि इन दोनों को मिला के एक हमें क्या बनाना है, गैल्वेनिक सेल बनाना है, और उस गैल्वेनिक सेल का मुझे क्या बताना है, उस गैल्वेनिक सेल का मुझे क्या बताना है, स्टैंडर्ड ईएमएफ, ठीक है, और साथ में उनकी रिएक्शन भी बतानी सेल की। तो देखिए अब मैं क्या करूंगा, सेल का स्टैंडर्ड ईएमएफ तो मैं बता दूंगा, मगर मुझे जब सेल का स्टैंडर्ड ईएमएफ निकालूंगा तो उसमें क्या फॉर्मूला होगा, फॉर्मूला होगा कैथोड का स्टैंडर्ड पोटेंशियल माइनस एनोड का, मगर कौन से, रिडक्शन वाले, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। तो पहले ये पता चलना चाहिए कि कौन एनोड कौन कैथोड। तो इसका भी तरीका बता रहा हूं। अगर हमें सेल रिप्रेजेंटेशन दी होती तब तो हम पता कर लेते, जो लेफ्ट साइड में था वो एनोड, जो राइट साइड में था कैथोड, मगर अब कैसे पता करें कौन एनोड होगा कौन कैथोड। तो हमने क्या करा, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ले लिया सबका। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल में जिसकी वैल्यू स्मॉल होगी, बस ये बात समझ जाइए, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जिस भी इलेक्ट्रोड का मिनिमम होगा वो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में सबसे ऊपर होगा, और वो कैसे एक्ट करेगा, एनोड की तरह, उसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन। तो बस समझ जाइए, जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल सबसे स्मॉल वो क्या होगा, एनोड की तरह एक्ट करेगा। तो इनमें दोनों रिडक्शन वाले हैं, और इसमें स्मॉल किसका है, ये माइनस का 0.4 है, वो माइनस का 1.6 है, तो माइनस में जो वैल्यू बड़ी होती है वो स्मॉल होगी। तो ये क्या हो गया, स्मॉल, और जो स्मॉल होगा वो क्या होगा, एनोड, और दूसरा क्या हो जाएगा, कैथोड। बस ये हो गया कैथोड, और ये क्या हो गया, एनोड। तो कैथोड में से माइनस कर देंगे एनोड का, कौन सा, रिडक्शन वाला, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस, तो ये प्लस का और वो माइनस का, सोल्व करके ही आ गया। तो ये तो आ गया स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल आ गया, क्लियर, ई नॉट ऑफ सेल आ गया। अब वो कह रहा है रिएक्शन, तो रिएक्शन पहले लिखी एनोड की, एनोड पे कौन आ गया था, अभी चेक कर लिया था हमने, एल्युमिनियम। तो एनोड पे तो आया एल्युमिनियम, और एल्युमिनियम एनोड पे क्या होना है, ऑक्सीडेशन। तो ये तो हो गई एनोड की, एनोड पे कौन होगा, एल्युमिनियम, और एल्युमिनियम का क्या होगा, ऑक्सीडेशन, क्योंकि एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन। तो एल से क्या बना होगा, एल प्लस 3 इलेक्ट्रॉन्स। अब बात करेंगे कैथोड की रिएक्शन, कैथोड पे क्या कौन है, कैथोड पे कौन है, एफ और कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन। तो यहाँ पे क्या होगा, एफ प्लस 2 से क्या बन जाएगा, एफ मतलब आयरन का क्या हो जाएगा, रिडक्शन, ठीक है। तो इस केस में एफ प्लस 2 से एफ बन रहा है, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐड होंगे। अब दोनों इक्वेशन को ऐड करके क्या बनाएंगे, कंप्लीट सेल इक्वेशन। दोनों इलेक्ट्रॉन को ऐड करते समय इलेक्ट्रॉन्स क्या होने चाहिए, बैलेंस। वहाँ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 3, और यहाँ कितने हैं, 2। तो इन दोनों को इक्वल करने के लिए इसमें 3 है, इसमें 2 है, तो यहाँ मल्टीप्लाई कर दो 2 से, और वहाँ मल्टीप्लाई कर दो 3 से। तो इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई, इसको 3 से, तो ये भी कितने हो जाएंगे, 6, और वो भी कितने हो जाएंगे, 6, और ये क्या हो जाएंगे, बैलेंस। तो देखिए कितना आ जाएगा, 2 एल्युमिनियम प्लस क्या होगा, 3 Fe प्लस 2 इज इक्वल टू, इलेक्ट्रॉन तो कैंसिल हो गए होंगे, यहाँ देखिए, तो 2Al प्लस 3 और प्लस क्या होगा 3Fe, इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए, बैलेंस। तो ये क्या आ गई, कंप्लीट सेल इक्वेशन। नेक्स्ट बात करते हैं वर्क डन बाय द सेल। तो सेल के द्वारा जो वर्क डन है, सेल के द्वारा वर्क क्या होगा, कहाँ करता है सेल वर्क, सेल क्या करता है, चार्ज करंट फ्लो करता है, करंट फ्लो मतलब चार्ज फ्लो करता है। तो किसी भी बैटरी के द्वारा वर्क डन पर यूनिट चार्ज, 1 कूलाम चार्ज को फ्लो करने में जो वर्क डन करना पड़ता है वही क्या कहलाता है, ईएमएफ ऑफ सेल। तो किसी भी बैटरी का या किसी भी सेल का ईएमएफ ऑफ सेल क्या होता है, ईएमएफ ऑफ सेल डिफाइन होता है कि वर्क डन पर यूनिट चार्ज, बैटरी के द्वारा 1 कूलाम चार्ज को रिलीज करने में, फ्लो करने में जो वर्क करना पड़ रहा है बैटरी को, वही क्या कहलाता है, ईएमएफ ऑफ द सेल या ईएमएफ ऑफ द बैटरी, ठीक है। तो ईएमएफ ऑफ द सेल क्या होगा, ये तो वर्क डन बाय द सेल मतलब क्या निकाल रहे हैं हम, क्या पढ़ना चाह रहे हैं, क्यों पढ़ना चाह रहे हैं इसको, हम रिलेशन निकालना चाह रहे हैं बिटवीन डेल्टा जी एंड ईएमएफ ऑफ सेल। तो सेल के ईएमएफ और गिब्स फ्री एनर्जी चेंज में एक रिलेशन निकालना चाह रहे हैं, तो उससे हम कहाँ से निकाल रहे हैं वो रिलेशन, वर्क डन बाय द सेल। तो सेल का जो ईएमएफ होता है वो डिफाइन होता है कि वर्क डन पर यूनिट चार्ज, कोई भी बैटरी किसी यूनिट चार्ज को फ्लो करने में कितना वर्क कर रही है वो कहलाता है ईएमएफ, या कह सकते हैं 1 कूलाम चार्ज को फ्लो करने में जो वर्क करना पड़ा बैटरी को वही कहलाता है उसका ईएमएफ। तो ईएमएफ ऑफ द सेल ई से रिप्रेजेंट करेंगे, वो क्या होगा, वर्क डन बाय द सेल पर यूनिट चार्ज, पर यूनिट चार्ज मतलब क्यू से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो टोटल वर्क डन को टोटल चार्ज से डिवाइड कर देंगे, तो ये आ जाएगा वर्क डन पर यूनिट चार्ज। अब बैटरी जो वर्क करती है वो कैसा वर्क डन होता है, नॉन पीवी वर्क, मतलब एक्सपेंशन वर्क तो होता नहीं, किसी को एक्सपेंड तो कर नहीं रही वो स्टोर होता है जाके, ठीक है। तो वर्क डन क्या है, नॉन पीवी वर्क या स्टोरिंग वर्क, ठीक है। तो जो बैटरी के द्वारा वर्क होता है इसे हम क्या बोल सकते हैं, वर्क डन नॉन पीवी वर्क डिवाइडेड बाई क्यू। अब देखिए, तो जो नॉन पीवी वर्क है, से क्यू को इधर ले जाएं तो क्या होगा, नॉन यानी कि वर्क डन नॉन पीवी वर्क। तो जो वर्क डन है या इलेक्ट्रिकल वर्क या नॉन पीवी वर्क वो इक्वल हो गया किसके, क्यू इंटू ई, ठीक।
अब थर्मोडायनेमिकली अगर हम देखें, थर्मोडायनेमिक्स में 11th क्लास में आपने पढ़ा था कि जो वर्क डन, नॉन पीवी वर्क डन है, नॉन पीवी वर्क डन वो किसके इक्वल होता था, माइनस डेल्टा जी के। ये रिलेशन वहाँ से उठाया है। तो नॉन वर्क डन या कह सकते हैं नॉन एक्सपेंसिव वर्क या कह सकते हैं नॉन पीवी वर्क इजिकल टू क्या था, माइनस डेल्टा जी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, माइनस डेल्टा जी। तो डेल्टा जी इजिकल टू क्या हो गया, दिस, और इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, क्यू ई। तो डेल्टा जी इक्वल हो गया माइनस क्यू ई। चलिए, अब क्यू क्या है, जो चार्ज फ्लो हो रहा है बैटरी से। तो चार्ज ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन, अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन में चार्ज करूं, एक इलेक्ट्रॉन के फ्लो करने से चार्ज कितना फ्लो करेगा, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। मगर एक मोल इलेक्ट्रॉनों के फ्लो करने से कितना चार्ज फ्लो करता है, 96,500 कूलम, ये कह सकते हैं 1 फैराडे। एक मोल इलेक्ट्रॉनों का चार्ज कितना होता है, 1 फैराडे, जिसे क्या लिख सकते हैं, 96,500 कूलम। अब एक मोल इलेक्ट्रॉनों के फ्लो करने से इतना चार्ज फ्लो करा, कितना, 1 फैराडे। और अगर हम बात करें एन मोल इलेक्ट्रॉनों से, तो एन मोल इलेक्ट्रॉन से क्या होगा, इनटू एन एफ। ठीक है, तो एक मोल इलेक्ट्रॉन से कितना, एक मोल इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होता है, 1 फैराडे। तो एन मोल इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज हो जाएगा, एन एफ। तो बस रखिए जी, क्यू की जगह हम क्या रख देंगे, तो क्यू की जगह क्या रख देंगे, एन एफ। तो यहाँ से डेल्टा जी इजिकल टू आ गया माइनस एन एफ ई, जहाँ पे डेल्टा जी क्या है, चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी। एन क्या है, नंबर ऑफ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ मोल्स, एन मोल्स है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, एन मोल। और एफ क्या है, फैराडे कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू कितनी होती है, 96,500 कूलम। और ई क्या है, ईएमएफ ऑफ द सेल। तो व्हेन एन मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर इन्वॉल्व इन द बैटरी, जब एन मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रहे हैं बैटरी में, तो उससे में डेल्टा जी कितना होगा, माइनस एन एफ ई। तो समझ गए, एन क्या है, एन क्या है, नंबर ऑफ मोल्स हैं किसके, इलेक्ट्रॉन्स के। नोट पॉइंट, ये बड़ी प्यारी सी बातें हैं और ये बहुत सुंदर सी बातें हैं, जरा इनको समझिए। ये कह रहा है, नोट पॉइंट्स में क्या कह रहा है, इफ ए रिएक्शन इज रिवर्स्ड देन वैल्यू ऑफ डेल्टा जी एज वेल एज ईएमएफ ऑफ सेल ई गेट रिवर्स्ड इन साइन। ये कह रहा है, अगर किसी भी रिएक्शन को आप रिवर्स कर दें, रिवर्स मतलब जो रिएक्टेंट था उसे प्रोडक्ट बना दें, जो प्रोडक्ट था उसे रिएक्टेंट बना दें। अगर रिएक्शन को रिवर्स करेंगे तो डेल्टा जी और ई की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी साइन में। ठीक है, तो उनकी वैल्यू का जो साइन है वो क्या हो जाएगा, रिवर्स। जैसे एग्जाम्पल, ए सॉलिड्स, ए गैस से क्या बना, ए प्लस। तो ए गैस से क्या बन गया, ए प्लस, प्लस साथ में क्या निकल गया, एक इलेक्ट्रॉन्स। इस इक्वेशन के लिए अगर डेल्टा जी कितना है, माइनस एक्स, और ईएमएफ ऑफ सेल कितना है, इसके लिए कितना है, प्लस वाई। तो अगर इस रिएक्शन को मैं क्या कर दूं, रिवर्स कर दूं, देखिए ए प्लस को इधर रिएक्टेंट में ले आऊं और एक जो रिएक्टेंट था उसको क्या बनाते हैं, प्रोडक्ट। तो इस वाले प्रोडक्ट वाले पार्ट को लेफ्ट साइड और लेफ्ट वाले को राइट में। तो इस रिएक्शन को मैंने अगर रिवर्स कर दिया तो इस रिएक्शन का जो डेल्टा जी है वो वैसा का वैसे ही रहेगा, न्यूमेरिकल वैल्यू तो वैसी रहेगी मगर साइन चेंज हो जाएगा। अगर उस रिएक्शन में डेल्टा जी माइनस एक्स था तो इस केस में डेल्टा जी कितना हो जाएगा, प्लस का एक्स। और ईएमएफ ऑफ सेल भी क्या होगा, वैसे ही रहेगा। तो मैग्नीट्यूड वही रहेगा मगर साइन इसमें भी क्या हो जाएगा, चेंज। अगर वहाँ पे ई प्लस वाई था तो यहाँ पे ई क्या हो जाएगा, माइनस वाई। देखो सीधी सी बात है, अगर मान लो ये रिएक्शन अगर ए प्लस की तरफ फॉरवर्ड डायरेक्शन में अगर ये रिवर्सिबल है तो सीधी सी बात है बैकवर्ड डायरेक्शन में क्या होगी, अगर ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में स्पॉन्टेनियस है, अगर फॉरवर्ड केस के लिए डेल्टा जी माइनस है मतलब स्पॉन्टेनियस है, तो बैकवर्ड के लिए क्या हो जाएगी, तो बैकवर्ड के लिए होगी नॉन स्पॉन्टेनियस, तो उसके लिए डेल्टा जी क्या हो जाएगा, प्लस। सीधी सी बात है, आगे बात समझ में नहीं। अगर मान लीजिए क्या है, इलेक्ट्रॉन देना, इलेक्ट्रॉन लूज करना क्या है, इसके लिए स्पॉन्टेनियस है, तो इलेक्ट्रॉन लेना इसके लिए क्या हो गया होगा। अगर फॉरवर्ड क्या है, स्पॉन्टेनियस, तो बैकवर्ड क्या होगा, नॉन स्पॉन्टेनियस। अगर फॉरवर्ड के लिए डेल्टा जी प्लस है तो बैकवर्ड के लिए डेल्टा डी माइनस हो गया होगा। अगर फॉरवर्ड के लिए माइनस है तो बैकवर्ड के लिए प्लस हो गया होगा। तो अगर रिएक्शन को रिवर्स करेंगे तो इनकी वैल्यू तो वैसी रहेंगी, किसकी, डेल्टा जी और ई की, मगर साइन क्या हो जाएंगे, रिवर्स हो जाएंगे। दूसरा, इफ रिएक्शन इज मल्टीप्लाइड, इफ रिएक्शन इज मल्टीप्लाई और या डिवाइड बाई एक्स सर्टेन नंबर, अगर किसी भी रिएक्शन को हम किसी सर्टेन नंबर से मल्टीप्लाई कर दें या डिवाइड कर दें, वैल्यू ऑफ डेल्टा जी इज आल्सो मल्टीप्लाइड और या डिवाइड बाय द सेम नंबर बट ई रिमेन सेम। ये कह रहा है अगर किसी भी इक्वेशन को किसी सर्टेन नंबर से मल्टीप्लाई कर दूं या डिवाइड कर दूं तो डेल्टा जी की वैल्यू भी वैसे ही मल्टीप्लाई या डिवाइड हो जाएगी। अगर जिस भी नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा रिएक्शन को, वही नंबर से डेल्टा जी भी क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, उसकी जो वैल्यू है वो भी उसी नंबर से मल्टीप्लाई होकर नई वैल्यू आ जाएगी।
और या डिवाइड करेंगे तो अगर इक्वेशन को डिवाइड करा है किसी सर्टेन नंबर से तो डेल्टा जी की वैल्यू भी डिवाइड होकर आ जाएगी, ठीक है। मगर ई जो है ईएमएफ ऑफ सेल है वो चेंज नहीं होगा, किसी भी इक्वेशन को किसी सर्टेन नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करने से ई में कोई चेंज नहीं होता, मगर डेल्टा जी उसी नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड होकर प्रोड्यूस होती है। देखिए तो ऐसा क्यों है, ऐसा इसलिए कि जो डेल्टा जी है ये गिव्स फ्री एनर्जी चेंज है। जो एनर्जी चेंज है कोई भी एनर्जी हो, एनर्जी चेंज हो, चाहे वो किसी भी टाइप की एनर्जी हो, एनर्जी हमेशा क्या होती है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड करेगी, अमाउंट पे। अगर आप क्या करेंगे किसी नंबर की मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसका मतलब क्या कर रहे हैं, अमाउंट बढ़ा रहे हैं, ठीक है। और अमाउंट बढ़ा रहे हैं तो डेल्टा जी भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो डेल्टा जी कह सकते हैं एनर्जी में जो चेंज है वो क्या होता है, एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, इसलिए नंबर के मल्टीप्लाई करने से मल्टीप्लाई हो जाएगी, डिवाइड करने से डिवाइड हो जाएगी। मगर जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है, ये अमाउंट के चेंज करने से चेंज नहीं होती, अमाउंट पर डिपेंड नहीं करती है। तो ध्यान रखना ये बात भी इंपॉर्टेंट है कि जो क्या होगा कि जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो कैसी प्रॉपर्टी है, एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है, थर्मोडायनेमिक्स में बहुत अच्छे से आपको पढ़ाया है, आप फिर दोबारा रिवाइज कर सकते हैं। तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है, जो अमाउंट पे डिपेंड नहीं करती। आगे बात समझ में नहीं, तो किसी भी बैटरी में जो इलेक्ट्रोड लगे हैं वो इलेक्ट्रोड का वेट कितना है इस बात पर डिपेंड नहीं करता, इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल इस बात पर डिपेंड नहीं करेगा कि जो मेटल की रोड है वो मोटी है, वो थिक है, थिन है, कैसी है, ठीक है। चलिए, क्योंकि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है, एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है जो अमाउंट पर डिपेंड नहीं करती। नेक्स्ट बात देखिए, इफ टू रिएक्शन आर एडेड if two reaction are added to give a complete reaction, value of delta G as well as E can be added। अगर किन्हीं दो इक्वेशन को ऐड करके एक कंप्लीट इक्वेशन मिलती है, मतलब दो हाफ सेल को जोड़ के एक कंप्लीट सेल इक्वेशन मिलती है, तो उस केस में डेल्टा जी वी या डेल्टा जी और या ई वी क्या होगा, ऐड करके मिलेगा। मान लीजिए फर्स्ट इक्वेशन का डेल्टा जी, सेकंड इक्वेशन का डेल्टा जी, अब दोनों इक्वेशन को जोड़ के मैंने एक थर्ड इक्वेशन बना दी, तो जो थर्ड इक्वेशन का डेल्टा जी होगा वो फर्स्ट और सेकंड के डेल्टा जी को ऐड करके मिलेगा। ऐसे ही फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन का जो ई होगा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, तो थर्ड इक्वेशन का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो दोनों इक्वेशन के ईएमएफ को जोड़ के मिलेगा। मगर कब, जब दो रिएक्शन को ऐड करने से एक कंप्लीट इक्वेशन मिलती है। कंप्लीट इक्वेशन मतलब कंप्लीट सेल रिएक्शन। और कंप्लीट सेल रिएक्शन कैसे पहचानते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन टर्म्स नहीं होती। हाफ सेल है तो इलेक्ट्रॉन टर्म्स होगी, और कंप्लीट सेल रिएक्शन है तो इलेक्ट्रॉन टर्म्स नहीं होगी। बट if new reaction is formed, ये कह रहा है if new reaction is formed then delta G can be added but not E। अगर कंप्लीट रिएक्शन की बजाय कोई नई रिएक्शन मिल रही है, कंप्लीट रिएक्शन ना मिलके कोई न्यू रिएक्शन मिल रही है, तो उस केस में डेल्टा जी तो ऐड होगा, मगर ईएमएफ ऑफ सेल या ई नॉट ऑफ सेल वो क्या होगा, वो ऐड होके नहीं मिलेगा। आगे बात समझ में नहीं, चलिए समझो, एग्जाम्पल से समझो बात को। जैसे मेरे पास एक एनोड पे ये इक्वेशन हुई और कैथोड पे ये इक्वेशन, मेरे पास दो इक्वेशन दे रखी, दो हाफ सेल रिएक्शन दे रखी, एक ये और एक ये। इसका डेल्टा जी दे रखा, डेल्टा जी1 है x और डेल्टा जी2 है y। ऐसे इस रिएक्शन का E1 दे रखा m और इस रिएक्शन का E2 दे रखा n। इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दिया, ऐड करते समय इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस हो गए होंगे, एक लेफ्ट और राइट थे तो आपस में कैंसिल हो गए, इक्वल थे, तो ये इक्वेशन बन गई। अब ये क्या बनी, कंप्लीट सेल इक्वेशन बन गई। देखिए इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन्स टर्म्स नहीं है, एक का क्या हो गया ऑक्सीडेशन और एक का क्या हो गया रिडक्शन, तो ये कंप्लीट सेल इक्वेशन हो गई। तो इस कंप्लीट सेल इक्वेशन का ये जो थर्ड इक्वेशन है ये कंप्लीट सेल इक्वेशन है, और कंप्लीट सेल इक्वेशन है तो इसमें जो डेल्टा जी3 होगा वो दोनों को, अगर ये थर्ड इक्वेशन दोनों को ऐड करके मिल रही है, तो ये थर्ड इक्वेशन का जो डेल्टा जी है वो दोनों डेल्टा जी को ऐड करके मिलेगा, किससे, x प्लस वाई से। और जो नेट थर्ड इक्वेशन का जो इलेक्ट्रोड है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, वो दोनों इक्वेशन के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को ऐड करके मिलेगा, कितना, m1 m प्लस n, ठीक है। अगर माइनस करके मिल रही है तो माइनस करके मिलेगी, तो यहाँ भी माइनस करके मिलेंगे। और अगर ये दोनों इक्वेशन को माइनस करके एक कंप्लीट इक्वेशन मिल रही है तो वो माइनस करके मिलेंगी डेल्टा जी, और ई भी माइनस करके मिलेगी। और ऐड करके मिल रही है तो ऐड करके मिलेंगी, अगर ये ऐड हुई है तो वो भी ऐड हो जाएंगी और ये भी ऐड हो जाएंगी। और ये माइनस होकर मिला है तो ये भी माइनस होकर मिलेगा और ये भी माइनस होकर मिलेगा। अगर फर्स्ट में से सेकंड को माइनस करा है तो x माइनस वाई होगा, और सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करा है तो y माइनस एक्स होकर मिलेगा। मगर ऐड जैसी सिचुएशन इनकी चलेगी एडिशन की या सब्ट्रैक्शन की, वैसी इनकी चलेगी कब, जब क्या है, ये कंप्लीट सेल इक्वेशन मिले। अब ये कंप्लीट सेल इक्वेशन मिले या ना मिले तो डेल्टा जी हमेशा वैसे ही होगा। अगर इनको ऐड करा तो ये भी ऐड, इनको माइनस करा तो ये माइनस, फर्स्ट में से सेकंड को माइनस करा तो यहाँ भी
फर्स्ट में से सेकंड को और सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करा तो यहाँ भी सेकंड में से फर्स्ट को। कब? जब ये सेल थर्ड इक्वेशन कंप्लीट सेल हो या न्यू इक्वेशन हो। मगर ये ईएमएफ ऐड होके तभी मिलता है जब ये कंप्लीट सेल इक्वेशन हो। अगर ये कंप्लीट सेल इक्वेशन नहीं है तो फिर E1 E2 ऐड होके नहीं मिलेगा। डेल्टा जी तो ऐड होके मिलेगा उस केस में भी, ठीक है। तो डेल्टा जी इस बात पर नहीं डिपेंड करता कि जो फाइनल रिएक्शन है वो कंप्लीट रिएक्शन है कि हाफ सेल रिएक्शन है, वो तो ऐड होके ही मिलेगा या माइनस होके ही मिलेगा, ठीक है। मगर ई डिपेंड करेगा, अगर कंप्लीट सेल इक्वेशन है तो ऐड होके मिल जाएंगे और कंप्लीट सेल इक्वेशन नहीं है, वो कोई नई इक्वेशन है, तो उस केस में जो नेट ई है वो ऐड होके या सब्ट्रैक्ट होके नहीं मिलेगा। देखिए तो एग्जाम्पल समझे, तो हमारे पास ये जो थर्ड इक्वेशन है पहली और दूसरी को ऐड होके मिली, पहली और दूसरी को ऐड करके ये थर्ड इक्वेशन मिली, और जो थर्ड इक्वेशन है वो कंप्लीट सेल है, तो इसमें जो डेल्टा जी होगा G3, तो डेल्टा G1 प्लस डेल्टा G2 से क्या मिलेगा? डेल्टा G3 मिलेगा। डेल्टा जी को मैं लिख क्या सकता हूँ? डेल्टा जी को मैं लिख सकता हूँ -NF-NFE। तो डेल्टा G1 क्या होगा? -N1FE1। ऐसे डेल्टा जी क्या होगा? -NFE2। ऐसी डेल्टा G3 क्या होगा? N3FE3। अब N1 कितना है? एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है, पहली इक्वेशन में तो हो गया N1, तो N1 भी 1। इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ है तो यहाँ भी N2 भी कितना हो गया? 1। इस वाली इक्वेशन में ओवरऑल क्या होगा इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर अगर पूछें तो इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर इसमें एक ही तो है, जो इसमें है जो इसमें है, जो इस इक्वेशन का इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर है जो इसका है वही इसका हो जाएगा अगर कंप्लीट सेल इक्वेशन मिल रही है। तो इसमें भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर 1, इसमें भी 1 और इसमें भी क्या होगा? 1। तो माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, 1 से 1 कैंसिल हुआ, F से F, तो -1F -1F सब तीनों में कैंसिल। ये बचा E1, ये बचा E2 और ये बचा ये इजिकल टू हो गया E3। तो E1 प्लस E2 इजिकल टू क्या रहा है? E3। मतलब जो E3 है वो भी क्या हो रहा है? इन दोनों को जोड़ के मिलेगा अगर ये कंप्लीट सेल इक्वेशन है तो। चलिए बात करें इसकी, यहाँ पे एक पहली इक्वेशन, ये A से क्या बना? A प्लस और एक इलेक्ट्रॉन, इसका डेल्टा G1 है X और E1 है M। एक ये दूसरी इक्वेशन है A प्लस से क्या बना? A+2। A प्लस से बन गया A+2 और प्लस एक इलेक्ट्रॉन, इसका डेल्टा G2 है Y और इसका E2 है N। इन दोनों इक्वेशन को ऐड करा तो ऐड होके ये इलेक्ट्रॉन भी ऐड हो जाएंगे, ये भी ऐड हो जाएंगे, और ये अगर बात करूँ तो जैसा इसमें लेफ्ट है वैसा ये राइट है, तो ये A+A+ तो कैंसिल, यहाँ बचेगा A, यहाँ बचेगा A+2 और यहाँ आएंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स, और ये एक नई इक्वेशन आ गई। ये कंप्लीट इक्वेशन नहीं है क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन्स टर्म्स दिखाई दे रही हैं, तो ये नई इक्वेशन आ गई। नई इक्वेशन आ गई तो अगर ये जो नई इक्वेशन मिली है थर्ड इक्वेशन, वो पहली और दूसरी को ऐड करके मिली, तो जो इस थर्ड इक्वेशन का जो डेल्टा G3 है, इस थर्ड इक्वेशन का जो डेल्टा G3 है वो तो किससे मिलेगा? डेल्टा G1 प्लस डेल्टा G2 से ही मिलेगा, मतलब X प्लस Y से। मगर जो E3 है वो E1 प्लस E2 से नहीं मिलेगा। कैसे? देख लो, सोल्व करिए। तो डेल्टा G3 किसके इक्वल आ गया? डेल्टा अगर हम G3 देखें तो डेल्टा G3 किससे आ गया जी? वो आ गया डेल्टा G1 प्लस डेल्टा G2। ये तो हमेशा ऐसे ही मिलेगा चाहे वो कंप्लीट सेल इक्वेशन हो चाहे हाफ सेल इक्वेशन हो। अब इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? -N3FE3। इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ -N1FE1। इसकी जगह मैं लिखूंगा -N2FE2। अब देखिए अगर बात करूं N3 की, तो N3 तो कितना है? 2, N2 कितना है? 1 और N1 कितना है? 1। पहली इक्वेशन में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर 1, दूसरी में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर 1 और तीसरी में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर 2। तो इसका N3 तो कितना हो गया? N3 तो हो गया 2, N1 कितना हो गया? 1, N2 भी कितना हो गया? 1। यहाँ से माइनस 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 कैंसिल, F F F कैंसिल, तो ये बचेगा 2E, ये बचेगा E1 और ये बचेगा E2। तो यहाँ पे जो E3 आ रहा है, क्या लिख सकते हैं इसे? E3। तो ये जो E3 आ रहा है देखिए, तो ये किससे आ रहा है? तो अगर मैं बात करूं इस E3 की, तो E3 आएगा E1 प्लस E2 बाई 2 से आ रहा है। तो ये सिर्फ एडिशन से नहीं आ रहा, एडिशन के बाई 2 से आ रहा है। तो अगर कंप्लीट सेल इक्वेशन देखिए, तो डेल्टा जी तो हमेशा अगर इक्वेशन ऐड कर, जो नई इक्वेशन है अगर वो थर्ड इक्वेशन ऐड करके मिली है तो डेल्टा जी ऐड करके मिलेंगे, अगर वो डिफरेंस करके मिली है तो डिफरेंस करके मिलेंगे। वो इस बात पर डिपेंड नहीं करेगा कि रिएक्शन कंप्लीट है कि हाफ है। मगर ई नॉट अगर हम नेट ई निकालें तो वो क्या होगा? अगर नेट इक्वेशन जो फाइनल इक्वेशन अगर वो कंप्लीट सेल इक्वेशन है तो जो नेट इलेक्ट्रोड है नेट ई है वो E1 प्लस E2 से मिलेगा। और अगर वो कंप्लीट इक्वेशन नहीं है, वो कोई न्यू इक्वेशन आ रही है, तो उस केस में जो ईएमएफ है वो ऐड करके नहीं मिलता, फिर वो सोल्व करना पड़ेगा। देखिए क्वेश्चन समझिए, ये कह रहा है कैलकुलेट ई नॉट। ई नॉट निकालना है इस इलेक्ट्रोड का, TL+3 से क्या बन रहा है? TL, इसका हमें ई नॉट निकालना है। और गिवन क्या है?
Tl+3 से Tl+1, इसका स्टैंडर्ड ईएमएफ हमें दे रखा कितना 1.26, और Tl+ से Tl का स्टैंडर्ड ईएमएफ हमें दे रखा कितना -0.336 वोल्ट। ये दो दे रखे हैं और ये तीसरा पूछ रहा है। तो देखिए कैसे करें, समझिए। हम क्या करें, ये हमें गिवन है, इसकी इक्वेशन लिखिए। Tl+3 से क्या बन रहा है Tl+1, तो Tl+3 से क्या बन रहा है Tl+1, तो कितने इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएंगे 2। और इसका डेल्टा G1 इसका N1 कितना होगा, इस इक्वेशन का अगर मैं N1 की बात करूं तो वो कितना हो जाएगा 2। चलिए, और हमें E1 किसका कितना, E1 इसका कितना है 1.26। दूसरी इक्वेशन लिखिए। Tl+ से क्या होगा Tl बन रहा है, तो Tl+ से क्या बन रहा है Tl, तो इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन ऐड करना पड़ा होगा, और ये इक्वेशन हुई थी। इसके लिए अगर मैं N2 की बात करूं तो N2 इसमें कितने हैं 1, इसमें N1 कितना था 2, और इसका डेल्टा G2 हो गया, और ये E2 कितना है इसका माइनस का है 0.336। ठीक, अब इन दोनों को ऐड करा, ऐड मुझे लानी ये इक्वेशन, ये नेट निकालना। अब ये देखिए, ये जो इक्वेशन है इसकी इक्वेशन थर्ड की इक्वेशन बनाइए। Tl+3 से क्या बनेगा Tl, तो लिखिए तीसरी इक्वेशन क्या है Tl+3 से मुझे बनाना है Tl, तो Tl+3 से Tl बनाना, तो कितने इलेक्ट्रॉन ऐड होंगे 3, तो N3 इसमें कितना हो गया 3, और डेल्टा G इसका क्या होगा डेल्टा G3, और E3 इसका हमें निकालना है। अब ये देखिए जो थर्ड इक्वेशन है जिसका हमें E3 निकालना है, वो इक्वेशन इन दो इक्वेशन से कैसे बन रही है। तो मुझे Tl चाहिए लेफ्ट साइड में, लेफ्ट साइड में Tl कहाँ है, फर्स्ट में है। तो क्या होगा, जो थर्ड इक्वेशन मिलेगी, ऐसे समझिए, जो थर्ड इक्वेशन मुझे मिलेगी, तो थर्ड इक्वेशन अगर मैं देखूं यहां, मुझे चाहिए Tl+3। Tl+3 किस में मिलेगा, पहली में या दूसरी में, पहली में मुझे चाहिए। तो जो थर्ड इक्वेशन है वो किससे मिलेगी, एक तो फर्स्ट इक्वेशन। ठीक, मुझे Tl+3 चाहिए, वो फर्स्ट में मिल रहा है तो फर्स्ट लिख दिया। मुझे लेफ्ट साइड में चाहिए तो लेफ्ट साइड में मिल रहा है तो इसलिए प्लस की फर्स्ट इक्वेशन। मुझे 1 मोल चाहिए तो 1 ही मोल मिल रहा है तो इसे किसी नंबर से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, कह सकते हैं 1 की मल्टीप्लाई रहेगी। अब बात कर देखिए इधर, मुझे चाहिए Tl किस में मिलेगा, फर्स्ट में मिलेगा या सेकंड में, तो सेकंड में मिल रहा है Tl, तो इस किस में मिल रहा है, सेकंड इक्वेशन में मिल रहा है। किधर चाहिए मुझे, राइट साइड में, और राइट साइड में ही है तो इसलिए कैसा रहेगा प्लस का। 1 मोल चाहिए तो 1 मोल ही है तो इससे किसी नंबर की मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, मतलब 1 की मल्टीप्लाई रहेगी। तो जो थर्ड इक्वेशन है वो किससे मिल रही है, फर्स्ट प्लस सेकंड से मिल रही है। तो जो डेल्टा G3 है, तो जो डेल्टा G3 है, अगर थर्ड इक्वेशन किससे मिल रही है, फर्स्ट प्लस सेकंड से मिल रही है, तो थर्ड डेल्टा G किससे मिलेगा, डेल्टा G3 मिलेगा डेल्टा G1 प्लस डेल्टा G2 से। क्लियर हो गई बात। अब बात करें, अब डेल्टा G की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, डेल्टा G इक्वल होता है -NF, डेल्टा G इक्वल होता है -NFE। तो रखिए जरा वैल्यू, ये हो गया। इसकी जगह मैं क्या रख सकता हूं, देखिए ऐसे समझिए, इसकी जगह मैं रख सकता हूं -N3FE3 इज इक्वल टू क्या होगा, -N1FE1 प्लस माइनस डेल्टा G की जो डेल्टा G2 की जगह क्या लिख सकता हूं, -N2FE2 रखिए जी, माइनस 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 कैंसिल, F कैंसिल, N3 कितना है 3, N1 कितना है 1, वो N1 कितना है देखो 2, और N2 कितना है 1, तो बस रख दीजिए। तो N3 तो कितना था 3, N1 कितना था 2, और N2 कितना था 1, रख दिया वैल्यू। माइनस से माइनस कैंसिल, F से F कैंसिल, यहाँ बचा 3E3, यहाँ बचा 2E1, और यहाँ बचा 1E2। बस रखिए, हमें E3 निकालना है, तो E3 निकालना तो 2E1, E1 कितना था 1.26 प्लस E2 कितना था माइनस का 0.336, और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 3। तो यहाँ से जो E3 आ रहा है वो 2E1 प्लस E2/3 से आ रहा है। इसको सोल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो समझिए, तो ये हमारे पास जो इक्वेशन है थर्ड इक्वेशन, वो कंप्लीट सेल इक्वेशन नहीं है, और कंप्लीट सेल इक्वेशन नहीं है तो डेल्टा G तो वैसे वैसे ऐड होकर मिल जाएगा जैसे जैसे इक्वेशन ऐड होकर मिली है, मगर E3 ऐड हो वैसे वैसे ऐड होकर नहीं मिलेगा, फिर वो सोल्व करना पड़ेगा अगर वो कंप्लीट सेल इक्वेशन नहीं आ रही तो। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखें। अच्छा, इसका शॉर्ट ट्रिक भी है। शॉर्ट ट्रिक क्या है देखो, अब आपको समझाता हूं। फाइनल आंसर क्या आया था, जो E3 आया था वो 2E1 प्लस E2/3 आया था। अब ये शॉर्ट ट्रिक कर सकते हैं, बोर्ड एग्जाम में अगर आप करने जा रहे हैं तो आप इसी तरीके से क्वेश्चन को करेंगे। अगर आप कॉम्पिटिशन में जा रहे हैं तो शॉर्ट ट्रिक आपको बताता हूं। शॉर्ट ट्रिक देखिए, यहां ही समझिए, देखिए इधर मुझे क्या है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर है, +3 से +1 है तो कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर है 2, तो इसके लिए तो हो गया 2, तो 2E1 क्लियर हो गए, 2 का ट्रांसफर है तो 2E1। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर है, +1 से 0, तो 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर है तो 1E2, तो 3
ये 2 तो क्या हो गया 2E1 और 1E2। अब ये जो इन दोनों इक्वेशन से ये हमें निकालना, तो Tl+3 किस में आएगा, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं 3। देखिए +3 से 0, तो इसमें 3 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर थे, इसमें 2 थे, इसमें एक का ट्रांसफर तो 1 की मल्टीप्लाई से, 2 का ट्रांसफर था 2 की मल्टीप्लाई से, और इसमें कितना था 3 का ट्रांसफर है, तो इस जिसको निकालना है उसमें जितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर उससे डिवाइड, तो देखिए होगी वही तो हो गया था 2E1 प्लस E2 और डिवाइडेड बाय क्या हो गया था 3। ये डायरेक्ट निकाल सकते हैं, मगर अब ये इनको ऐड करें कि माइनस करें, तो वो देखिए इन दोनों से कैसे मिल रहा है। Tl+3 मुझे लेना है, तो Tl+3 किस में मिलेगा, फर्स्ट में। मुझे लेफ्ट साइड में चाहिए, लेफ्ट साइड में है तो प्लस का, तो E1 क्या लेनी प्लस की। और मुझे चाहिए क्या, मुझे चाहिए Tl, मुझे चाहिए Tl किस में मिलेगा, सेकंड में। मुझे लेफ्ट साइड में चाहिए, राइट साइड में चाहिए, तो राइट साइड में ही है, तो 1 मोल चाहिए, 1 ही मोल है, तो बस राइट साइड में, तो इसका मतलब राइट साइड में चाहिए, राइट साइड में है तो भी प्लस का, तो ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, तो क्या हो जाएगा 2E1 प्लस E2 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 3। तो डायरेक्ट यहां से निकाल सकते हैं। चलिए खैर, ये कह रहा है कैलकुलेट, हमें ये इस इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल निकालना है Fe+3 से प्लस Fe का, ये निकालना, और ये गिवन है कौन कौन सा, Fe+3 से +2 का गिवन है 0.771, और Fe से Fe+2 का गिवन है कितना 0.44। ये दो हमें गिवन है और ये हमें निकालना है। चलिए, एक तो अच्छा तरीका है कि आप रिडक्शन में ले जाइए सबको, तो रिडक्शन में ले जाओगे तो बस सीधा सीधा ऐड करना होता है। ये क्या है, रिडक्शन में निकालना है, ये भी रिडक्शन में दे रखा है, +3 से +2 में जा रहा, तो ये भी रिडक्शन में, ये 0 से +2, तो इसको रिडक्शन में कन्वर्ट कर लो। रिडक्शन में कन्वर्ट करोगे तो Fe+2 से 0 लेने गए, तो Fe+2 से 0, तो साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अब बिल्कुल सीधा सीधा हो गया, ये भी रिडक्शन, ये भी रिडक्शन, ये भी रिडक्शन। तो देखिए, लिखिए जरा इक्वेशन अगर इसमें लिख लें, जरूरी नहीं है कि आप रिडक्शन में करो, नहीं तो आप वैसे इक्वेशन लिख लो तो वो माइनस हो जाएगी। रिडक्शन में अब सारे ऐड हो जाएंगे, उसमें फिर क्या करना पड़ता, माइनस करना पड़ता। चलिए खैर, तो ये इसकी इक्वेशन लिखिए पहले की, तो Fe+3 से Fe+2, तो कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे, एक, तो यहाँ तो N1 कितना हो गया, N1 हो गया 1 डेल्टा G1 और E1। दूसरी इक्वेशन लिखिए Fe+2 से Fe, तो Fe+2 से Fe तो कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे 2, तो इसमें N2 कितना हो गया 2 और डेल्टा G2 और E2। चलिए, E1 की वैल्यू मुझे पता ये रही और E2 की वैल्यू पता ये रही। अब ये हमें अब थर्ड इक्वेशन लिखिए। थर्ड इक्वेशन क्या है, Fe+3 से Fe+2, Fe+3 से Fe+2, Fe+3 से Fe+2, +2 तो नहीं, Fe+3 से Fe+3 से Fe, तो Fe+3 से Fe, तो कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे 3, तो N3 कितना हो गया, N3 कितना हो गया जी 3 हो गया। चलिए, अगर हम बात करें तो ये जो थर्ड इक्वेशन है इन दो से कैसे मिलेगी, ये चेक कर लो। ये थर्ड इक्वेशन इन दो से कैसे मिलेगी, तो मुझे Fe+3 चाहिए, तो Fe+3 फर्स्ट में है, मुझे लेफ्ट साइड में चाहिए, लेफ्ट साइड में ही है, तो यानी कि प्लस की होगी फर्स्ट। अब ये मुझे चाहिए Fe किस में है, सेकंड इक्वेशन में। मुझे राइट साइड में चाहिए, राइट साइड में 1 मोल चाहिए, 1 ही मोल है, तो इसका मतलब क्या है कि जो थर्ड इक्वेशन है वो किससे आ रही है, फर्स्ट प्लस सेकंड से आ रही है, ठीक है, क्योंकि मुझे Fe+3 चाहिए वो फर्स्ट में है, और लेफ्ट साइड चाहिए, लेफ्ट साइड में है, और 1 मोल चाहिए, 1 ही मोल है, तो इसका मतलब वो जिस साइड में चाहिए उसी साइड में मिल रहा है, तो प्लस का रहेगा। जितने मोल ये है उतने ही मोल वहां से मिल रहे हैं, तो इसका मतलब 1 की मल्टीप्लाई रहेगी। मुझे Fe चाहिए, Fe किस में मिल रहा है, सेकंड में, तो सेकंड, और लेफ्ट साइड राइट साइड में चाहिए, राइट साइड में मिल रहा है, तो इसलिए प्लस का। 1 मोल चाहिए और 1 ही मोल है, तो इसका मतलब किसी नंबर की मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं। तो जो थर्ड इक्वेशन है वो फर्स्ट प्लस सेकंड से मिल रही, तो डेल्टा G3 किससे आएगा, डेल्टा G1 प्लस डेल्टा G2, बस रखिए। इसकी वैल्यू क्या होगी, -N3Fe3, इसकी वैल्यू होगी -N1Fe1, इसकी वैल्यू क्या होगी, -N2Fe2। अब N1 तो कितना है 1, N2 कितना है 2, ठीक है, और क्या है N3 कितना है 3, तो माइनस से माइनस F से F कैंसिल, ये हो गया 3E, ये हो गया 1E और ये हो गया 2E, तो 1E प्लस 2E डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा 3, ये क्या आ जाएगा E। अब इसे डायरेक्ट अगर निकालें तो देखिए इसमें कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, एक, तो ये क्या हो गया 1 इंटू E1। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे, तो 2 इंटू E2, 1 इंटू E1, 2 इंटू E2 प्लस, तो 1E1 प्लस 2E2 और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर है इसमें 3। आगे बात समझ में, चलिए देखिए, तो बस E3 किससे आ जाएगा, E1 प्लस 2E2 डिवाइडेड बाई 3। E1 की वैल्यू हमें पता है 0.771 और E2 की वैल्यू पता है कितनी थी, -0.44, तो वो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 0.88 हो जाएगा बाई 3। सॉल्व कर लेंगे इससे। अब देखिए, तो ट्रिक क्या रही, जैसे M+3 से M+1,
और फिर +1 से 0, हम रिडक्शन में ले गए सबको सीधा सीधा, ठीक है, सबको रिडक्शन में कन्वर्ट कर लिया। तो +3 से +1 में और +1 से 0 में। तो जब +3 से +1 में गया तो कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए? 2। तो ये तो हो गए E1, तो 2 इंटू E1 हो जाएगा। और इसमें क्या है, +1 से 0 में गया तो कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए? 1। और ये कौन सी स्टेप हो गया? E2। तो अगर ये स्टेप E1 है और ये स्टेप E2 है, तो थर्ड स्टेप क्या है? मान लीजिए +3 से किस में जा रहा है? 0 में। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे? 3। और ये इसका जो EMF होगा वो कितना होगा? E3। तो बस ये E3 किससे मिलेगा? दिस प्लस दिस, मगर साथ में जिनकी क्या होगी? मल्टीप्लाई। तो N1 E1 प्लस N2 E2 डिवाइडेड बाई N1 प्लस N2, या कह सकते हैं N3। ठीक है, जो N3 है वो किससे आएगा? इन्हीं के सम से आता है। देखिए टोटल ओवरऑल ट्रांसफर, यहाँ 2 का यहाँ 1 का यहाँ, तो ओवरऑल कितना हो गया? 3 का। तो जो E3 आएगा वो N1 E1 प्लस N2 E2 और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा? N1 प्लस N2। आगे डायरेक्ट। तो ये हम ट्रिक लगा सकते हैं, मगर ये ट्रिक ध्यान रखिए आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में करेंगे, बोर्ड एग्जाम में आप नहीं करेंगे। हाँ, बोर्ड एग्जाम में भी अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने लगे, अगर ऑब्जेक्टिव में ये दे रखा है तो फिर आप किसी भी थ्रू करें, फिर आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको सोल्व करके दिखाना नहीं होता, आपको डायरेक्ट आंसर लगाना है, तो आप किसी भी ट्रिक से आप उसको कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देखिए ये आपको वादियाँ दिखाई दे रही होंगी, इनमें क्या चीज़ सबसे बेस्ट है? ये जो ऊंची ऊंची चोटियाँ दिखाई दे रही हैं ये, या फिर जो गड्ढे दिखाई दे रहे हैं वो? तो ध्यान रखिए, चोटियाँ बेस्ट नहीं होती, गड्ढियाँ जो वादियाँ हैं, जो गहराई हैं वो बेस्ट हैं, जो गड्ढे हैं। क्योंकि जब कभी भी कुछ बरसता है तो इन चोटियों पे कुछ नहीं रुकता, सब कुछ कहाँ इकट्ठा होता है, सब कुछ किसके हिस्से में आता है? जो वादियाँ हैं, जो गड्ढे हैं। तो आपको भी क्या करना है, एक स्टूडेंट को एक वादियों की तरह होना चाहिए, गड्ढों की तरह, जो भी कुछ बरसे, जहाँ से भी बरसे वो उसमें आके इकट्ठा हो जाए। तो अगर लेक्चर में जो भी बरस रहा है वो आपके अंदर इकट्ठा तब होगा अगर आप शिखर की तरह ना एज्यूम करके अपने आप को गड्ढों की तरह बिहेव करोगे। ठीक है, थैंक्स।